हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में बार्क एनपीसीआईएल फीटर मॉडल पेपर 6 जो चल रहा है, आपको पता है चल रहा है कि फीटर की ये सीरीज चल रही है और ये मॉडल पेपर 6 है, यानी कि सीरीज 6 है। हमने आप लोगों को एक से मॉडल पेपर 1 में हमने आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करा दिया था। मॉडल पेपर 2 में हमने 51 से लेकर आप लोग को 100 तक क्वेश्चन करा दिया था। तीसरे में हमने 101 से लेकर 150 तक क्वेश्चन करा दिया था और चौथे में 151 से लेकर 200 क्वेश्चन करा दिया था। तीसरे में हम आपको 201 से लेकर 250 तक क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, और ये मॉडल पेपर 6 है जिसमें हम लोग 251 नंबर क्वेश्चन से कहाँ तक करने वाले हैं, टोटल 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग के पास 300 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी। टोटल हम मॉडल पेपर आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइड करवाएंगे, लगभग हमें 16 प्रोवाइड करवाएंगे। इससे पहले अगर आप एनपीसीआईएल फीटर, एनपीसीआईएल बार्क या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4000 क्वेश्चन का एमसीक्यू पीडीएफ दे दिए हैं, तो वो आप लोग पढ़कर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें डिटेल से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं फीटर के लिए, तो उसके लिए बार्क के लिए स्पेशल कंटेंट बना दिया गया है, जो कि सक्सेस कैरियर ऐप पे ये टेस्ट मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, ये टेस्ट अगर आप लोग लगाते हैं तो आप मोबाइल ऐप पे भी लगा सकते हैं और साथ में successcarrier.classx.co.in सेम जगह पे दोनों टेस्ट एक सेम है। एक जगह आप लोगों को परचेज करके खरीद लेना है और दोनों जगह आप चाहें तो कंप्यूटर पे देना होगा तो successcarrier.classx.co.in पे दे सकेंगे और मोबाइल में देखना होगा सेम पैसे में, दोनों जगह दे पाएंगे आप लोग, तो मोबाइल में भी दे पाएंगे सेम पैसे में। तो यहाँ आपको आ जाना है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग को स्टेज 1 वाला प्रिलिमिनरी टेस्ट एग्जाम मॉक टेस्ट 99 रुपये में, इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा और अपनी तैयारी करिएगा। टोटल यहाँ पे आप लोग को 17 प्रिलिमिनरी एग्जाम के टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें सभी 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क का और 60 मिनट का। साथ में यदि आप फिर टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीटर का एडवांस टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि अभी तक यहाँ पे अपलोड हो चुका है। टोटल अभी तक अपलोड 14 हो चुके हैं, आगे भी अपलोड होंगे, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी तैयारी के लिए, बेहतर एनालिसिस के लिए। आइए हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो 151 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन देखते चलेंगे। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा ना, उसका आंसर आप लोग देंगे। यहाँ पे 251 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है लैंप बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं। किसका फिलामेंट बना होता है? लैंप यानी बल्ब का मतलब है यहाँ पे। तो आपने सुना होगा टंगस्टन। टंगस्टन एक धातु है जो कि बहुत ही इसकी गलनांक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे मैं पेन दूसरा सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ब्लैक सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, ये सभी क्या है? निकिल, क्रोमियम, टिन और टंगस्टन, ये सभी अधातुएं हैं, अलौह धातुएं। ठीक है, ये सभी क्या है? अलौह धातुएं हैं, यानी कि इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, इन सभी में लोहे नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 252 नंबर, मिश्र धातु ड्यूरेलिन एंड हिंडेलियम में 95% होते हैं, क्या होता है? तो याद रखिएगा, ड्यूरेलिन और हिंडेलियम में 95% जो होता है वो होता है एल्युमिनियम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को फीटर थ्योरी की फुल क्लास चलाई गई है, जिसमें 20 क्वेश्चन अपलोड भी हो चुके हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री है। यदि आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे फीटर थ्योरी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों को थ्योरी चलाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई उसके लिए पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। और आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दें, आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा, सक्सेस करिएगा, जहाँ पे आप लोगों को सारे अपडेट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 253 नंबर दिया है, स्टील में कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो देखिए, स्टील में अगर कार्बन की मात्रा को वृद्धि करते हैं तो उसमें हार्डनेस बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? हार्डनेस बढ़ जाता है, यानी कि कठोरता उसकी बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लोचदार विरूपण के प्रतिरोध का धातु का गुण है? ठीक है, यानी कि इलास्टिक डिफॉर्म रेजिस्टेंट करता है, यानी कि जो उसमें इलास्टिसिटी होती है उसके डिफॉर्मेशन में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो वो धातु का कौन सा गुण होता है? तो वो होता है स्टिफनेस, कड़ापन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है, एक बोल्ट जिसके एक छोर पर वुड थ्रेड होते हैं और दूसरे छोर पर मशीन थ्रेड, उसे क्या कहते हैं? तो ये थ्रेड आप लोगों को कुछ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, वो होता है हैंगर बोल्ट। करेक्ट आंसर
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नट का सबसे आम आकार क्या होता है? तो आपको पता है कि नट हम लोग जो यूज करते हैं वो फ्लैट टाइप का आकार का होता है। नट का सबसे आम आकार क्या होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूजन में है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल होता है। आप लोगों ने नट देखा होगा, कुछ इस प्रकार नट होता है। मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा ये कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, ये नहीं होगा, फ्लैट नहीं होगा, सॉरी। नट का आकार कैसा होगा, ये देखिए कैसा है नट, ये तो ये नट बनाया गया है, हेक्सागोनल है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, कभी कभी क्या होता है कि आप राउंड भी मार के आ जाते हैं, स्क्वायर भी मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। मैंने फिगर आप लोगों को बना के दिखा दिया है। अगला 257 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सेट स्क्रू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सेट स्क्रू के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए पढ़ लेते हैं। दिया है, जो कथन सही नहीं होगा वो आपको बताना है। यह अर्ध अस्थायी फास्टेनर है। तो सेट स्क्रू जो होता है वो अर्ध अस्थायी फास्टनर होता है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि कथन सही नहीं पूछा है तो ये अभी बिल्कुल, यह हेडलेस होता है, यानी कि सही बात है, हेडलेस होता है। यह आमतौर पर एक वस्तु को दूसरे के भीतर स्क्रू करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, जो सेट स्क्रू होता है। चौथा देख लेते हैं, ये दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच सापेक्ष मोशन को रोकने में असमर्थ होते हैं। नहीं, देखिए अगर हम सेट स्क्रू कहीं भी दो सापेक्ष गति करने वाले पार्ट्स होते हैं ना, उनके बीच लगा देंगे तो मोशन को प्रभावित करेगा। तो यही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ना, यही गलत है। और यहीं पे कथन सही नहीं है पूछा है, ये कथन सही नहीं है, इसलिए यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 258 नंबर। दिया, एक छोटा हेडलेस स्क्रू जिसे स्क्रू ड्राइवर के लिए एक स्लॉट कटा होता है उसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रब स्क्रू। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। दिया है, एक यहाँ पे ट्राई स्क्वायर बना लीजिएगा। एक ट्राई स्क्वायर की सटीकता कितनी होती है? जो हम लोग ट्राई स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, ट्राई स्क्वायर देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार होता है। ये उसका ब्लेड होता है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा मोटा होता है, जो कि ये क्या होता है? ये स्टॉक होता है। क्या होता है? स्टॉक होता है, कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे ये इस प्रकार आप लोगों को देखे होंगे। तो ये 90, पहली बात तो ये क्या करता है? 90 डिग्री को चेक करता है। ट्राई स्क्वायर कभी पूछ लिया जाता है, ये कितने अंश के कोण को सटीकता की जांच करता है। तो ये 90 डिग्री की जांच करता है ट्राई स्क्वायर। और क्या? समतलता की जांच करता है। ठीक है, समतलता। ट्राई स्क्वायर क्या करता है? समतलता की जांच करता है। और यहाँ पूछा जा रहा है ट्राई स्क्वायर की सटीकता कितनी होती है, ये भी आपको बताना है। तो इसकी सटीकता आप लोग याद रखिएगा, 0.002 mm पर 10 mm लंबाई पे इतना सटीकता होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, विटनेस मार्क के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? तो विटनेस मार्क के लिए जो पंच उपयोग में लाते हैं वो डार्ट पंच होता है। ठीक है, डार्ट पंच के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं? किसी भी विटनेस मार्क को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 261 नंबर। दिया है, उस कैलिपर का क्या नाम है जिसमें एक लेग एडजस्टेबल पॉइंट के साथ होता है और दूरी लेग मुड़ी, दूसरी लोग, यहाँ पे दूरी जो लिखा है यहाँ पे दूसरी आप लोग लिख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरी लेग मुड़ी होती है कुछ इस प्रकार। देखिए मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ। एक मान लीजिए ये यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार आप लोगों को सुई के आकार का होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार पहला लेग हो गया, और दूसरा लेग एक होता है कुछ इस प्रकार मुड़ा होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर इस प्रकार के ये एक होता है। मैं थोड़ा फिगर सही नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर, ठीक है। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी आ जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्या करता है? तो ये समांतर लाइन खींचने के लिए, मार्किंग करने के लिए, राउंड जो चीजें होती हैं उस पर केंद्र जांच करने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर का यूज करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इससे बहुत बार पूछा गया है, पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, सरफेस गेज पर मार्क किए गए पार्ट एक्स का नाम बताइए। यहाँ पे आप लोगों को मार्क किया गया पार्ट एक्स के रूप में ये वाले पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम पूछा जा रहा है। तो चलिए इसकी पूरी नोमेनक्लेचर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को जो दिखाया गया है इसे हम लोग बोलते हैं स्नग। तो एग्जाम में आपका अभी स्नग पूछा है, कोई भी इसमें से पूछ सकता है ना। ये देखिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे नट लगाया गया है, ये होता है नट। दूसरा ये वाला पार्ट आपको सुई की तरह जो दिखाया गया है इसे हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर।
स्क्राइबर खुरुचने का काम आता है ना, चिन्ह लगाने के, तो स्क्राइबर SCRIB स्क्राइबर। अब ये वाला जो आप लोग देख रहे होंगे जो हैंडल की तरह है, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल SPINDLE स्पिंडल। ये वाला पार्ट क्या है, स्पिंडल। पूछ सकता है एग्जाम से एक्स के मार्क रूप में, मान लीजिए स्नग पूछा हुआ है, कभी नट भी पूछ सकता है, कभी स्क्राइबर भी पूछ सकता है, ये स्क्राइबर है, और कभी ये भी पूछ सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बेस बोलते हैं। तो इन सभी को आप लोग नोट बना लीजिएगा। अब देखिए आपको एक्स के रूप में क्या पूछा गया है, स्नग पूछा गया है। अगर एक्स कहीं डिनोट इसको कर देता तो ये बेस होता है, इसको डिनोट कर देता तो ये नट होता है, इसको डिनोट करता तो ये स्पिंडल होता है, इसको डिनोट करता तो स्क्राइबर होगा। ठीक है, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 263 नंबर। ठीक है, दिया है कॉम्बिनेशन सेट पर मार्क किए गए पार्ट एक्स का नाम बताइए। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सेट आप लोगों के सामने दिखाया गया है। ये क्या है, ये प्रोटेक्टर हेड है। ये क्या है, प्रोटेक्टर हेड है। से आप लोग उस पर सेंटर हेड भी होता है जो कि आगे कुछ इस प्रकार बना रहता है। प्रोटेक्टर हेड पे ही मैं थोड़ा ऐसे फिगर बना दे रहा हूँ आप लोग के सामने। ये जो पार्ट होता है ये सेंटर हेड होता है। ठीक है, और आगे हम दिखा देते हैं और भी पार्ट आप लोगों को। ये सेंटर, और दूसरा यहाँ पे ये वाला पार्ट बीच में लगा होता है, कुछ इसी प्रकार जैसे ये बनाया गया है ना, बिल्कुल सेम कुछ इस प्रकार होता है, जो कि आप लोगों को प्रोटेक्टर हेड को डिनोट करता है। यहाँ पे प्रोटेक्टर होती है, मतलब चांदे का कोड बताता है। ठीक है, और इसके बाद अगर होता है यहाँ पे स्क्वायर हेड होता है यहाँ पे, तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन होता है, आप लोग देखे होंगे वर्कशॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 264 नंबर। आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है। तो यहाँ डेटम आपको बताना है किस प्रकार का। तो यहाँ पे देखिए एज डेटम को बताया गया है, ये किनारे से किनारे को मिलाकर एज डेटम को बताया गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिखाए गए पैरेलल ब्लॉक का क्या नाम है। ये पैरेलल ब्लॉक आपको दिखाया गया है, तो ये क्या होगा, इस पे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, स्लाइड करके। तो यहाँ पे एडजस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, ऊपर जरूरत होगा तो ऊपर, नीचे जरूरत होगा नीचे, यानी कि इसको हम लोग स्लाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा पैरेलल ब्लॉक हो जाएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 266 नंबर। यह किस चीजल का उपयोग कीवे के कोनों से मटेरियल को हटाने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं ना, वो होता है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल, चीजल मतलब होता है छेनी। तो जो की वे के कोनों में मटेरियल को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो है डायमंड पॉइंट चीजल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 267 नंबर। दिया है किस फाइल में एक दिशा में दांतों की पंक्तियां होती हैं। देखिए एक फाइल में आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, फाइल बनाकर कुछ इस प्रकार फाइल होता है, और इससे जितने भी जुड़े क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछता है वो सभी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनता है। कुछ ये फाइल मैंने बना दिया आप लोगों के सामने। ठीक है, कुछ यहाँ पे इसके क्या होते हैं, पंक्तियाँ कटी होती हैं जिससे हम लोग फाइलिंग करते हैं। फाइलिंग ये क्या काम करता है, तो ये धातु को निकालने का काम करता है अपने अंदर से ना, धातु को छोटे छोटे कण के रूप में काट कर निकालने का काम करता है। ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, इसकी नोमेनक्लेचर आप लोग देखेंगे। देखिए नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहला इस पार्ट का नाम क्या होता है, हैंडल। पूछ सकता है आगे कि इस पार्ट का नाम बताइए एक्स के रूप में। इसका नाम होता है जो यहाँ पे पट्टी बनी होती है, पट्टी टाइप का, जो कि ये क्या करता है कि ये फाइल को मजबूती से पकड़ के रखे रहता है। ये लकड़ी का बना होता है, और ये वाला फेरुल कहलाता है। क्या कहलाता है, फेरुल। तो एक एक नाम आप लोगों को गौर से देखना है। और ये वाला पार्ट आपका टैंक कहलाता है, जो लकड़ी के हैंडल के अंदर गया होता है ना, इसे बोलते हैं टैंक। अगला ये वाला पार्ट जिस पे दांतें नहीं कटी होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हील। क्या बोलते हैं, हील। ये वाला जिसपे दांत ये कटा हुआ है, ठीक है, दांत कटे रहते हैं, पंक्तियां कटी रहती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। ये वाला बोला जाता है पॉइंट को टिप पॉइंट बोला जाता है। इस वाले पार्ट को टिप पॉइंट, इस वाले पार्ट को एज बोला जाता है। ठीक है, एज। ये नोमेनक्लेचर आप लोग याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, फाइल की लंबाई कहां से कहां तक लिया जाता है, तो टिप पॉइंट से लेकर हील जहां तक है, हील जहां तक दांते कटे होते हैं,
उसको हील तक की दूरी, सॉरी हील पे दांते नहीं कटे होते हैं, हील पे दांते नहीं कटा होता है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। हील पे यहाँ पे दांता नहीं कटा है, हील मैंने दिखाया है ना यहाँ पे, तो हील तक की दूरी जो होती है, यहाँ तक की दूरी हील तक की, उसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं, यानी कि फाइल की लंबाई उसी को लेते हैं। अब बोला किस फाइल में एक दिशा में दांतों की पंक्तियां कटी होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा गया है। तो ये एक दिशा में, तो ये सिंगल कट फाइल होगा, ठीक है। डबल कट में डबल कट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 268 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताएंगे। दिया है कि लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए रास्प कट फाइल इस्तेमाल करते हैं, रास्प कट फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 269 नंबर आपके सामने है। दिया है कि ब्रास, ब्रोंज, कास्ट आयरन काटने के लिए ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रास, ब्रोंज कोई भी हो या कास्ट आयरन, इसके काटने के लिए जो ब्लेड के लिए पिच होती है, वो पिच कितना एमएम का होना चाहिए, तो वो पिच 1.8 एमएम का होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 270 नंबर। दिया है रिवेटिंग करने के लिए किस प्रकार के हैमर का उपयोग करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो होता है बाल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं रिवेटिंग करने के लिए, बाल पिन हैमर। अब देखिए इससे भी क्वेश्चन पूछता है, हैमर से आप लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक हैमर बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, कुछ इस प्रकार एक हैमर मैं बना रहा हूँ, ठीक है। सॉरी ये लग रहा है थोड़ा वो हो गया जी, ठीक है। ये मान लीजिए हैमर, यहाँ पे आई कटा होता है और इसके अंदर हैंडल होता है। तो पूछ सकता है ये क्या है, तो इसे आप लोग को याद रखना है, हैंडल है, क्या है, हैंडल है। ये पार्ट्स क्या है, तो ये पार्ट्स हम लोगों का बाल पिन है, बाल की तरह बना है तो बाल पिन हैमर, और क्रॉस बना होगा तो क्रॉस पिन हैमर। इसी से क्वेश्चन यहाँ पे जिसमें लकड़ी को का हैंडल लगाते हैं उसे हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे का पार्ट होता है जहाँ से हम लोग किसी चीज को पीटते हैं वो फेस कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो यहाँ पे होता है कुछ, ये यहाँ पे लोहे का वेट सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं चिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये है, अब यहाँ पे रिवेटिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार का बाल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 271 नंबर। ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग स्पीड की इकाई क्या है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में कटिंग की स्पीड जो रखी रहती है वो कितना होता है, तो वो होता है मीटर प्रति मिनट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटिंग स्पीड मतलब कितना मीटर पर मिनट में ड्रिल ऑपरेशन किया जा रहा है, वो इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल में मार्क किए गए एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो ये वाला पार्ट्स का नाम आप लोगों को बताना है ना। तो ये पार्ट्स का नाम क्या है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लिप। क्या बोलते हैं, लिप बोला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 273 नंबर। दिया हुआ है ड्रिलिंग मशीन में मार्क एक्स के रूप में क्या नाम बताया गया है। यहाँ पे आप लोग को एक पिलर जो कि है ये शेपर मशीन है, इसमें यहाँ पे जो पार्ट दिखाया गया है इस पार्ट का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये होता है ड्रिल चक, इसके द्वारा ड्रिल किया जा रहा है यहाँ पे शेपर मशीन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल चक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लॉटेड प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। तो स्लॉटेड प्लेट में स्लॉट दिए जाने का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है जाब को क्लैंप करने के लिए, यानी कि जाब को पकड़ने के लिए, जाब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड प्लेट में स्लॉट दिया जाता है। तो उसका उपयोग क्या है, जाब को क्लैंप करने के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, 275 नंबर। दिया है ग्रेड ए ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेड ए ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मटेरियल उपयोग में लाया जाता है वो होता है उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी हाई होनी चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 276 नंबर। दिया लंबाई में फाइलों को कटिंग फेसिस को उभारा क्यों जाता है। आपको लंबाई में फाइल के कटिंग की फेसिस को उभारा जाता है, उसका जो मेन रीजन होता है वो होता है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान बनाने के लिए फाइलिंग में फाइल के कटिंग फेसेस को उभारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 277 नंबर। दिया हुआ है नीचे चित्र में
50 से 75 मिलीमीटर बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग दिया हुआ है, तो ये रीडिंग बताना है। तो यहाँ पे ये रीडिंग गलत दिया हुआ है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ 0 से 50 और हमारा आंसर 63.63 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं इस पे आप लोगों को ना माइक्रोमीटर पे कैसे रीडिंग निकालते हैं, अगर आप लोग मॉडल पेपर पूरा देखे होंगे पिछले, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। दिया है नीचे दिखाए गए ऑपरेशन का नाम बताना है। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर ये इसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्लेड। अब इससे ये क्या चेकिंग किया जा रहा है, तो ये समतलता की चेकिंग कर रहा है। ये मान लीजिए जाब है, तो ये ऐसे चेक कर रहा है, तो ये समतल चीजों को चेक कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लैटनेस की जांच कर रहा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 279 नंबर। बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम के साथ फिट किए जाने वाले कौन सा भाग मापने वाला फेस होता है। मापने वाला फेस यहाँ पे होता है, तो वो होता है एनविल। मैं यहाँ पे एक आप लोगों को माइक्रोमीटर राउंड फिगर में यहाँ पे एक बना के दिखा देना चाहता हूँ। कुछ इस प्रकार माइक्रोमीटर एक होता है, ठीक है। ये यहाँ पे स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल होता है, और ये एनविल होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्लीव टाइप का होता है कुछ, और यहाँ पे रैचेट पिन होता है। क्या होता है, रैचेट पिन। और ये थिम्बल होता है, इस पे मार्क कटे होते हैं। स्पिंडल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूछ लेता है, सॉरी, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे बाहरी माइक्रोमीटर दिखाया गया, तो नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये पहले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को नोमेनक्लेचर याद होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, तो इसे ही पार्ट को बोलते हैं एनविल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, एनविल है ये। बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम यहाँ पे लिख लीजिएगा, फ्रेम के साथ फिट किया जाने वाला कौन सा भाग मापने वाला फेस है। तो ये फ्रेम के साथ यहाँ पे फिट होता है, ये सी आकार का फ्रेम होता है, सी फ्रेम बोल सकते हैं, सी आकार का फ्रेम होता है। अब देखिए यहाँ पे सी आकार का ये फ्रेम आप लोगों को एनविल जो होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आगे का और नोमेनक्लेचर आप लोगों को बता देता हूँ। ये वाला पार्ट्स आपका क्या होता है, स्पिंडल होता है, स्पिंडल। और देखिए रैचेट स्टाफ इसको बोलते हैं, रैचेट स्टाफ ये क्या करता है, ये हमारी माप जो ले लेते हैं ना, तो ये चट चट की आवाज करने लगता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैचेट स्टॉप। यहाँ पे जब हम लोग किसी भी माप को ले लेते हैं, तो एक लॉक यहाँ पे बनाया होता है, इसको हम लोग लॉक कर देते हैं, इसको हम लोग लॉक नट बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है, इसे हम लोग स्लीव या बैरल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीव या बैरल बोलते हैं। और यहाँ पे थिम्बल होता है, थिम्बल, ठीक है। तो ये सारे नोमेनक्लेचर हैं, आप लोगों को याद रखना है। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं 280 नंबर। दिया है मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ कर रखा जाता है। तो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल को पकड़ के रखा जाता है आर्बर के द्वारा। किसके द्वारा, आर्बर के द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 281 नंबर। दिया है कि बेंट स्निप का उपयोग किया क्या है। तो बेंट स्निप का उपयोग क्या है पूछा है। तो यहाँ देखिए बेंट स्निप का प्रयोग हम लोग जो है वृत्ताकार पथ के साथ काटने के करते हैं, यानी कि वृत्त के आकार में कोई भी चीज हो उसको बेंट स्नेप के उपयोग के द्वारा ही करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 282 नंबर। दिया है किस शीट मेटल को जोड़ना और सोल्डर करना सबसे आसान है। ठीक है, यहाँ पे शीट मेटल में उसको जोड़ना हो या सोल्डर करना हो आसान होता है। चार ऑप्शन दिया है, टिंड प्लेट, गैल्वेनाइज आयरन, लेड या स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है टिंड प्लेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया हुआ है, ठीक है, 283 नंबर। दिया है कि शेयरिंग करते समय, यानी कि शेयरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को काटते समय शीट मेटल के नीचे बर्स क्यों बनता है। ठीक है, बर क्यों बनता है। तो ये बर बनने का रीजन जो है वो होता है क्लियरेंस अत्यधिक होगा, तो कोई भी चीज काटेंगे सीट को तो हम नीचे बर बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिखाई गई रिवेटिंग में क्या दोष है। ये एक प्रकार की रिवेटिंग आप लोगों को दिखाया गया है। आप देखेंगे तो रिवेटिंग में इधर साइड में थोड़ा निकल चुका है ये,
ठीक है, यानी कि जो जॉब है थोड़ा थोड़ा जगह रह गया है यहाँ पे। तो इस प्रकार का दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलेंगे प्लेट पर छेद लाइन में नहीं है। यानी कि ये जो छेद किया गया, ये प्लेट है ना, यहाँ पे ये प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट इधर हो गया। तो मान लीजिए कि हमें लाइन में एक छिद्र करना था, इस वाले लाइन में बिल्कुल ऐसे छिद्र बनाना था, लेकिन ये छिद्र जो बनाया गया है कुछ इस प्रकार हट के इधर हट गया है, और दूसरा इधर वाला हट के कुछ इधर आ गया है, यानी कि सीध में नहीं है ये लाइन ना, देखेंगे जो छिद्र बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 285 नंबर दिया है, नीचे दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम। अब इसमें देखिए वो दोष नहीं है, यहाँ पे जो प्लेट में छिद्र किया गया है यहाँ पे तो सीधा किया गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी जो रिवेट की जो साइज है वो थोड़ा निकल गया है बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा दोष आ गया है, तो इसमें जो दोष आया है सैंक पर बहुत अधिक अलाउंस दे दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 286 नंबर देखेंगे, यहाँ भी एक दो प्लेटों को जोड़ा गया है। इस बार दोस्त यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रिवेट अंदर भी आ गया है, और दूसरा ये दोनों प्लेट एक दूसरे से चिपके नहीं है, नहीं चिपके है ना, तो ये कौन सा दोष है, तो ये देखिए इसे हम बोलेंगे प्लेटों का अनुचित जोड़ बनाया है। यानी कि प्लेट ही हमारा सीधा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच बर नहीं बनाए, दिया गया अलाउंस बहुत अधिक है, ये भी नहीं, प्लेटों को अनुचित जोड़ है। ठीक है, यानी कि उचित यहाँ पे प्लेट की जोड़ नहीं बनाएगी, प्लेट हमें सीधा सीधा रख के जोड़ बनाना चाहिए था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिखाई गई ठीक है, रिवेटिंग में क्या दोष है। अब यहाँ पे देखिए एक रिवेट का जो हेड है वो छोटा है, और दूसरा हेड जो बनाया गया है वो बड़ा बना दिया गया है। तो ये कौन से प्रकार का दोष है, तो ये बोला जाता है इसे बहुत कम अलाउंस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 288 नंबर, बकलिंग से बचने के लिए रिवेटों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो दो रिवेटों के बीच जब हम लोग रिवेट जोड़ बनाते हैं तो एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच की दूरी, कहाँ से रिवेट के बीच की दूरी लेते हैं, तो केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, तो ये 3D होना चाहिए। डी यहाँ पे डायामीटर है, ठीक है, यानी कि रिवेट के व्यास की तिगुना दूरी पे कम से कम होना चाहिए, जिससे वो बकलिंग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट 289 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यदि गैस वेल्डिंग टार्च की नोजल पिघले धातु को छू ले तो क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बैक फायर लगेगा। बैक फायर क्यों लगेगा, तो हमारा नोजल जहां से हमारे वेल्डिंग का टार्च है, जहां से आग को बनाया जाता है, और उसी को अगर वेल्डिंग नोजल पिघले हुए धातु को छू देगा तो वो बैक की तरह आग भेजेगा, जो आगे की तरफ भेज रहा था वो पीछे की तरफ भेजने लगेगा, इसलिए यहाँ पे पिघले धातु को छूता है तो बैकफायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 290 नंबर, दिया चित्र में दिखाए गए वेल्ड दोष को पहचानना है। तो यहाँ पे ये कौन सा वेल्ड दोष बना दिया है, तो ये जो वेल्ड दोष बनाया है ना, कि ये अंदर की तरफ कट बना दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये अंदर की तरफ प्लेट को काट के अंदर कर दिया है। यहाँ भी देखेंगे तो ये जो दोष है इसके अंदर अंडर कट दोष हो गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अंडर कट। क्रैकिंग में क्या होता है कि टूटा टूटा दिखाई देगा। अपूर्ण पेनिट्रेशन में आपको ये कुछ इस प्रकार पेनिट्रेशन की तरह दिखाई देगा, और इसी दोष को पोरोजिटिव भी बोलते हैं। फ्यूजन की कमी में अच्छे से हमें जो वेल्डिंग टार्च है जिसमें से फायर निकलता है वो अच्छे से धातु को फ्यूजन नहीं कर पाता, गला नहीं पाता, तो ये दोष आता है। बाकी यहाँ पे जो दोष दिखाया गया है ना, ये अंडरकट दोष है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 291 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया है वेल्ड में आंतरिक दोष क्या है जो नेक्ड आंख को दिखाई नहीं देता। वेल्ड में यानी कि जो हम वेल्डिंग करते हैं उसमें आंतरिक दोष कौन सा होता है जो हम देख नहीं पाते, तो धातु के अंदर हम खुद ही नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो अपारदर्शी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, पोरोजिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरंध्रता बन जाती है। मान लीजिए ये हमने वेल्डिंग की कुछ, ठीक है, ये कुछ वेल्डिंग किया, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये वेल्डिंग की, तो इस वेल्डिंग के अंदर वेल्डिंग तो होगा, मान लीजिए ये पूरा वेल्डिंग में कर दिया रेड से, मान लीजिए रेड वाला पूरा पार्ट्स क्या है, पूरा पार्ट्स ये वेल्डिंग किया गया है। लेकिन इसमें छोटे छोटे अगर मान लीजिए यहाँ पे छिद्र बना देता है, ये कुछ छोटे छोटे इस प्रकार छिद्र बना देता है, तो इसे हम बोलते हैं सरंध्रता यानी कि पोरोजिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने वेल्डिंग चैप्टर में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। 6-7 लेक्चर वेल्डर के लिए लिया गया है वेल्डिंग चैप्टर से, जो कि फिटर थ्योरी से इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप लोग उनको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आगे आइए देखते हैं।
स्पैटर दोष देख लीजिए, यहाँ पे स्पैटर दोष दिया है, तो यहाँ दो वेल्डिंग ले लीजिए, दो पार्ट्स को वेल्ड किया गया है, मान लीजिए ये दो पार्ट्स है, तो इसके ऊपर क्या होता है, वेल्डिंग के ऊपर धातु के जो कण आ जाते हैं छिड़काव की तरफ, वो क्या है, स्पैटर है। अंडरकट में अंडरकट बना लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 292 नंबर। ठीक है, दिया एक्स मार्क किए गए पार्ट का नाम बताना है। यहाँ पे आपको एक पार्ट्स दिखाया गया है और इसी में नोमेनक्लेचर करते हैं और एक्स के रूप में ही यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसके नाम को बताएंगे, बाकी सभी नाम को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसके ऊपर एक हैंडल टाइप बना होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये हैंडल टाइप का बना होता है कुछ इस प्रकार, तो इसे हम लोग बोलते हैं हैंडल, याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, हैंडल। और ये वाला पार्ट एक यहाँ पे फ्रेम के आकार का बनाया होता है इस प्रकार, फ्रेम, तो ये वाला पार्ट होता है फ्रेम। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये जो पूछा गया है, ये सॉरी मैं मिटा दे रहा हूँ, पहले उसका नाम बता दे रहा हूँ, फिर अलग से एक एक नाम बताऊंगा। यहाँ पे जो एक्स के रूप में आप लोगों को दिखाया गया है ना, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एक्स के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है जो ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, तो इसमें देखिए ये रैक और पिनियन के काम करता है। तो यहाँ जो दिखाया गया है ये क्या है, पिनियन को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, पिनियन। सॉरी मुझे लग रहा है दोबारा पेन लेना पड़ेगा। देखिए इस ये वाले पार्ट्स को क्या दिखाया गया है, ये पिनियन होता है, पिनियन, और ये क्या होता है, रैक होता है, रैक। ठीक है, क्या होता है, रैक। ये हैंड ड्रिल मशीन है। ठीक है, हैंड से, हाथ से ड्रिल करने वाली मशीन है। यहाँ पे हैंडल दिखाया गया है जो हाथ से हम लोग ड्रिल को चलाते हैं। ये मेन हैंडल होता है जिसे पकड़ते हैं और इससे हम लोग ड्रिल को घुमाते हैं इस वाले हैंडल से। ठीक है, तो ये आपको रैक पिनियन दिख गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ड्रिल बीट को लगाया जाता है, जहाँ पे छिद्र करना होगा यहाँ पे ड्रिल बीट को लगाया जाता है, ड्रिल बीट को लगाया जाता है। और इस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं चक। क्या बोलते हैं, चक बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जबड़ा, जा क्या होता है, जा मिस होता है जबड़ा, जो कि ड्रिल को पकड़ने का काम आता है। उसके बाद आप लोगों को यही चीजें देखना है ना, यही आप लोगों को नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ एक्स के रूप में किसको दिखाया गया, बेवेल पिनियन को दिखाया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 293 नंबर। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। दिया है कि हैंड रिमर में दांत, हैंड जो रिमर है, दांतों में असमान स्पेसिंग, अनइवन स्पेस हो जाता है, जगह होता है, क्यों होता है, वो क्यों होता है ये आपको बताना है। तो चैटरिंग को कम करने के लिए हैंड रिमर में दांतों में असमान स्पेसिंग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 294 नंबर। दिया हुआ है एक ग्रेजुएटेड डायल पर एक पॉइंटर के माध्यम से साइज में छोटे बदलाव को बढ़ाने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है डायल टेस्ट इंडिकेटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिखाए गए ऑपरेशन का क्या नाम है। तो यहाँ एक ऑपरेशन दिखाया गया है जो कि आप लोगों को यहाँ पे अंडरकट बनाया जा रहा है, अंडरकट शोल्डर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का ही नाम क्या है, अंडरकट शोल्डर। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो शाफ्ट है ना उसके एक पार्ट्स को, कुछ भाग को, डायमीटर को कम किया जा रहा है, व्यास को कम किया जा रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर कोई कटिंग यूज करेंगे तो उसमें थ्रो अवे प्रकार के टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बड़े पैमाने यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए, अधिक उत्पादन के लिए करते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए किस कटिंग टूल का उपयोग करेंगे, थ्रो अवे प्रकार के टूल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 297 नंबर। दिया वर्नियर कैलिपर में सबसे छोटे संभावित माप को क्या कहा जाता है। तो उसी को बोला जाता है लिस्ट काउंट। क्या बोला जाता है, लिस्ट काउंट बोला जाता है। ठीक है, कोई भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जो बारीकी से किसी चीज को नापे। तो वर्नियर कैलिपर भी एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबसे छोटा संभावित मान को क्या बोला जाता है, लिस्ट काउंट बोला जाता है। लिस्ट काउंट का ही मतलब होता है उस यंत्र द्वारा सबसे छोटी माप, उस यंत्र द्वारा सबसे छोटा से छोटा माप ली जा सकती है, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। नेक्स्ट 298 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। दिया हुआ इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। देखिए दो तरह के मापक यंत्र होते हैं। एक जो मापक यंत्र होता है जो डायरेक्टली प्रत्यक्ष मापक यंत्र,
जैसे डायरेक्ट किसी चीज को नाप सकते हैं, स्केल, स्केल जो होता है उसे हम किसी चीज को डायरेक्ट माप लेते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष मापक यंत्र, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र, ठीक है। अप्रत्यक्ष मापक यंत्र में हम किसी चीज को डायरेक्टली नहीं माप सकते हैं, जैसे जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर इसका एग्जांपल है। अभी हमने जेनी कैलिपर आप लोगों को बना के दिखाया था, कुछ इस प्रकार होता है, एक लेग इसका टेढ़ा होता है और दूसरा लेग इसका जो होता है कुछ सीधा, कुछ इस प्रकार होता है ना, ये है। तो किसी भी चीज को मान लीजिए इसके बीच में किसी चीज को हम लोगों को नापना है और ये ऐसे नाप लिया, ठीक है। तो अब इस नाप को किसी भी स्केल पे ले जाकर जेनी कैलिपर को कितना नापा है, जैसे मान लीजिए यहां से हम लोग इसका लेग को लगा देते हैं स्केल से और यहां से ये रीडिंग बताता है स्केल पे। तो ये जेनी कैलिपर क्या होगा, पहले हमने कोई ये जॉब है, इस जाप को पहले नापा, फिर इस जाप को जेनी कैलिपर को ले जाकर देखे स्केल पे कि ये कितना लंबा है। तो ये अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। प्रत्यक्ष मापक यंत्र क्या होगा, स्केल होगा। बाकी स्टील रूल, स्टील रूल का मतलब वही स्केल, इनसाइड माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर, ये सभी क्या है, प्रत्यक्ष माप बताता है, किसी चीज को मापेंगे प्रत्यक्ष। लेकिन जेनी कैलिपर ये अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसका एक और एग्जाम्पल अप्रत्यक्ष मापी यंत्र का डिवाइडर भी ले सकते हैं, डिवाइडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 299 नंबर दिया, एक बाहरी माइक्रोमीटर की बेवेल्ड ग्रेजुएट स्लीव का नाम क्या है। तो एक बाहरी माइक्रोमीटर की बेवेल्ड ग्रेजुएट स्लीव का जो नाम है वो है थिम्बल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अभी हमने आप लोगों को माइक्रोमीटर की एक एक पार्ट्स का नाम बताया था, एनविल का होता है, बैरल का होता है, स्पिंडल का होता है। तो आप लोग पीछे वीडियो करिएगा, मैंने पूरी नोमेनक्लेचर बेहतरीन तरीके से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 300 नंबर दिया, एक बाहरी माइक्रोमीटर में स्पिंडल के एक पूरे रोटेशन में यह कितनी दूरी आगे बढ़ता है। तो एक बाहरी माइक्रोमीटर हो, मीटर जो है उसके एक पूरे रोटेशन में जो स्पिंडल है वो 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने मॉडल पेपर 6 में आप लोगों को 300 क्वेश्चन को करा दिया। आगे की मॉडल पेपर जो आएगी आप लोगों का 7 आएगा, 7 में 301 से लेकर 350 तक क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग सीरियल वाइज जितने भी मॉडल पेपर हैं, एनपीसीआईएल का या फिटर का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी, तो इन सभी को क्वेश्चन को करके जाइएगा। और अगर स्पेशली बार के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन टेस्ट सीरीज को, एडवांस टेस्ट सीरीज जो बार स्टिपेंडी ट्रेनिंग स्टेज 2 के लिए बनाया गया, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे वैलिडिटी आप लोगों को 12 मंथ रहेगा। सक्सेस करियर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सिर्फ 99 रुपये में आप 2 जगह इस एग्जाम को दे सकते हैं, successcareer.classex.co.in पे या मोबाइल ऐप, दोनों जगह पे सिर्फ 99 रुपये में आपको दोनों जगह सेम टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। टोटल यहाँ पे देखेंगे तो एक टेस्ट में आप लोग को 50 क्वेश्चन 150 मार्क का है 120 मिनट में। तो टोटल यहाँ पे 14 टेस्ट डाला गया है, इनको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं।